हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जो आज का हमारा जो चैप्टर है फार्माकोलॉजी का, वो है चैप्टर नंबर 5, जिसमें आप पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इससे पहले आपने पढ़ा था ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आज जो हम अपना टॉपिक क्लियर करेंगे वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग्स के बारे में। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इस चैप्टर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने पीडीएफ नोट के साथ साथ मैच करते चले, उससे आपको ईजी होगा समझने में, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो पीडीएफ नोट्स में कवर नहीं हो पाती। उसके लिए वीडियो लेक्चर अरेंज किया गया है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होते है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, आपको उसका आंसर एज सुन एज पॉसिबल मिलेगा। नाउ स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस को, यानी कि आज की हम इस वीडियो में हमें अपने कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो है ड्रग एक्टिंग ऑन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, यानी कि आपको उन ड्रग्स के बारे में पढ़ना है जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करती हैं। सेम ही आपको पढ़ना है डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन और कॉन्ट्राइंडिकेशन। सबसे पहले हमें पढ़ना है एंटी हाइपरटेंसिव के, उसके बाद एंटी एंजाइनल ड्रग्स, एंटी रिदमिक ड्रग्स, ड्रग यूज्ड इन एरिथ्रोस्क्लेरोसिस और कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इन सारे के सारे ड्रग्स के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट की, तभी आपको ये समझ आ पाएंगे, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि आप डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और आपको एग्जिट एग्जाम देना है, तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का ही आपको कवर करके चलना है। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो हमारी एचएपी की जो फाइल है जो अपलोड हमने अभी किया है, उसमें आपको सारे ह्यूमन एनाटॉमी में सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी है, डाइजेशन भी है, वो सारा उसमें से आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में एक बार नॉर्मल फिजियोलॉजी आप पढ़ लेंगे तो आपको इजी होगा समझने में, क्योंकि ये सारी की सारी ड्रग्स जो हैं वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और हार्ट के ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी के बारे में भी पता होना चाहिए। हमारा फर्स्ट टॉपिक है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। अब एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को जानने से पहले हमें देखना होगा कि हाइपरटेंशन कौन सी कंडीशन होती है। अगर आप हाइपरटेंशन को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप ह्यूमन एनाटॉमी के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वाले चैप्टर को अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें आपको हाइपरटेंशन समझ आ जाएगा। यहाँ मैं आपको ज्यादा डीप में न समझाते हुए थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि हाइपरटेंशन कौन सी कंडीशंस होती है और किस टाइप से होता है। तो आपको पता होगा कि हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है, लेकिन ऑर्गन तक कौन पहुंचाता है? ब्लड वेसल्स। और हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स काफी टाइप की होती हैं, लाइक आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज। खैर इनके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन होता क्या है कि जब हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर देता है, तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है वो हमारे ब्लड को फ्लो कराती हैं और पर्टिकुलर ऑर्गन तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं। तो बस इसी के बारे में हमें पढ़ना है। ये जो पर्टिकुलर ब्लड वेसल्स होती है, इसमें जो लेयर होती है, इंटरनल लेयर जो होती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथेलियल लेयर बोलते हैं। ठीक है, ये जो ब्लड का जब प्रेशर इस पर्टिकुलर लेयर पे पड़ता है, बस उसी को हम क्या बोलते हैं? बीपी। बीपी मतलब यानी कि ब्लड प्रेशर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आपका जो ब्लड है वो हमारा ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और एंडोथेलियल सेल यानी कि जो इनर लेयर होती है उस पे जाके वो अटैच होता है, टच होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब ब्लड, आपको पता होगा कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80 mmHg। ठीक है, ठीक उसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर जो हमारा हार्ट होता है वो दो बार प्रेशर बनाता है, एक आपका सिस्टोल में और एक आपका डायस्टोल में। अब सिस्टोल और डायस्टोल कौन सा होता है ये हमें देखना है। तो सिस्टोलिक वो कंडीशंस होती है जिसमें हमारे हार्ट का जो वेंट्रिकुलर है वो रिलैक्स रहेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं और अपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आर्ट्रियम, और लोअर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर।
तो सिस्टोलिक वो कंडीशन होती है जिसमें वेंट्रिकुलर क्या रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, और जो हमारे एरियोल्स होते हैं वो क्या रहेंगे, कॉन्ट्रिक्ट रहेंगे। और डायस्टोलिक इसके जस्ट अपोजिट होती है, जब हमारा वेंट्रिकुलर क्या होते हैं, कॉन्ट्रिक्ट होते हैं, और आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं। उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डायस्टोलिक कंडीशन कहते हैं। ठीक है, 120 हमारा क्या है, सिस्टोलिक है, और 80 हमारा क्या है, डायस्टोलिक है। अब कंडीशन दो हो सकती हैं बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में। एक, या तो ये जो यूनिट यहाँ पे आपको दिख रही है 120 80, या तो ये क्या हो जाए, कम हो जाए, या फिर ये क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। ठीक है, अगर कम हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोटेंशन। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, और अगर इस यूनिट से ये ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन, और इसी को आज हमें ड्रग के थ्रू ठीक करना है। तो यानी कि हाइपरटेंशन 120/80 mmHg से अगर ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो आप उसको क्या बोलोगे, हाइपरटेंशन आप उसको बोलोगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भाग के आ रहे हो और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कुछ टाइम के लिए बढ़ जाए, वो हमारा हाइपरटेंशन नहीं है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर कंटिन्यू बढ़ता रहे उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे, और उस कंडीशन में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको अभी हाइपरटेंशन समझ आ गया होगा। जब हमारा जो बीपी होता है वो बढ़ जाता है उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन कहते हैं, और उसी को ठीक करने के लिए हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का यूज करते हैं। इन्होंने भी यहाँ पे यही मेंशन किया है कि जो हाइपरटेंशन होता है वो हमारा क्या होता है, जब हमारा जो बीपी होता है वो 120 mmHg से ज्यादा सिस्टोलिक बढ़ जाता है और डायस्टोलिक 80 mmHg से ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन को आप हाइपरटेंशन कहते हो। ठीक है, नॉर्मल बीपी हमारा कितना होता है, 120 to 80 mmHg होता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक, और इसको कहीं पे आप मेंशन भी कर सकते हैं। इस स्लाइड में हम देखेंगे स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन की कितनी स्टेज होती है। अब हाइपरटेंशन होने के बहुत सारे रीजन होते हैं। अगर सबसे कॉमन रीजन की बात की जाए तो वो है हमारा लाइफस्टाइल, यानी कि लाइफस्टाइल हमारे ब्लड प्रेशर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। तो स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन में हमने एक साइड डिवाइड किया है सिस्टोलिक और एक साइड डिवाइड किया है डायस्टोलिक। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट की बात करेंगे, जो हमारा क्या है, नॉर्मल स्टेज में काउंट होता है। और ये जो पर्टिकुलर यहाँ पे सिस्टोलिक और डायस्टोलिक आपको ब्लड प्रेशर दिखाया है, ये है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जब अपनी न्यू गाइडलाइंस को रिवीजन किया था 2017 में, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मेंशन है, क्योंकि उससे पहले भी उसने एक ओल्ड गाइडलाइंस दी थी तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पे ये जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्राइटेरिया है ये न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो स्टेज फर्स्ट में क्या है कि अगर पर्टिकुलर जो सिस्टोलिक है वो 120 to 129 होता है, और डायस्टोलिक जो है वो आपका कितना होता है, लेस देन 80 होता है, तो उस कंडीशन को हम स्टेज फर्स्ट में रखते हैं। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल अगर बात की जाए तो नॉर्मल हमारा होता है 120 to 80, यानी कि हम 120 को काउंट करते हैं 100 to 120 नॉर्मल में आता है, और 80 को काउंट करते हैं हम 60 to 80, ये नॉर्मल में आता है। स्टेज सेकंड में हमारा जो आता है वो आता है 139 to 139 सिस्टोलिक, और 80 to 89 हमारा क्या होगा, डायस्टोलिक, और ये क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कि हाइपरटेंशन है। उसके बाद जो हमारा घातक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, वो हो सकता है अगर मोर देन 140 हो जाता है सिस्टोलिक, और अगर हमारा मोर देन 90 हो जाता है डायस्टोलिक, तो उस कंडीशन को हम मतलब काउंट तो हाइपरटेंशन में ही करेंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर क्या है, ये घातक है और ये सबसे ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है। स्टेज फर्स्ट में हम इसमें कोई भी दवाई नहीं देते हैं, सिर्फ पेशेंट को उसकी नॉर्मल लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए कहते हैं, जैसे कि ड्यूरिंग रोज डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना चाहिए, ज्यादा फैटी हमें नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है। तो फर्स्ट स्टेज में हम यही करते हैं, सेकेंड और थर्ड स्टेज में हम उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के थ्रू उसको ठीक करते हैं।
नेक्स्ट हमारा है कि हाइपरटेंशन से कौन कौन से कॉजेज हो सकते हैं और इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। यानी कि अगर किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो हार्ट फेलियर की कंडीशन बनी रहती है, ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन रहती है, किडनी फेलियर की कंडीशन रहती है, विजन लॉस हो जाएगा जिसमें दिखना क्लियर नहीं दिखेगा, ब्लड दिखना स्टार्ट हो जाएगा, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाएगा। अगर रिस्क फैक्टर की बात की जाए तो सोडियम इनटेक, यानी कि सोडियम इनटेक जो है, सोडियम का जो लेना है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अगर आप उसको इनटेक करते हो तो ये आपके लिए रिस्क फैक्टर हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। अगर आप स्मोकिंग ज्यादा करते हैं तो भी आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं तो डेफिनेटली से आपका हार्मफुल कंडीशन हो सकती है आपकी बॉडी के लिए। और अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें ओबेसिटी हाई है, यानी कि ओबेसिटी इंक्रीज है, मोटापा है, तो उसमें भी उसके लिए वो रिस्क फैक्टर का काम कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि हाइपरटेंशन कौन सी कंडीशन होती है आपको पता है, अब उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यूज करते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो जो 1960 से 1970 में जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स थी उनका नाम है मिथाइल डोपा, बीटा ब्लॉकर, थायाजाइड, हाई सीलिंग डायरेटिक्स और क्लोनिडाइन। उसके बाद आपका आया है 1970 में जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आई है वो है बीटा ब्लॉकर डायरेटिक्स के साथ साथ एक आपका आया है पैराजोसिन ब्लॉकर। ये क्या है, न्यूली सेलेक्टिव ड्रग थी। उसके बाद फिर 1980 से 1990 में जो इंट्रोड्यूस हुई है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग वो है एंजियोटेंसिन सेकेंड कन्वर्टिंग एंजाइम, एस इनिबिटर और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं वो आप आगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जिसमें लोसार्टन आता था, वो क्या है, वो भी इसमें ऐड कर दी गई एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, जो क्या है लेटेस्ट ड्रग में आती है। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, यानी कि कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनको हम हाइपरटेंशन में यूज करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी की जो मेडिसिन है वो है हमारा डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स क्या होते हैं, डायूरेटिक्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन को डाइल्यूट करने में हेल्प करते हैं। सपोज करो किसी पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है तो डेफिनेटली सी बात है कि उसका जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो किस कंडीशन में होगा, इंक्रीज कंडीशन में होगा। ठीक है, यानी कि ब्लड वॉल्यूम उसका क्या होगा, इंक्रीज होगा। और यूरिन का जो आउटपुट होता है वो डिक्रीज होता है, यानी कि यूरिन का आउटपुट नॉर्मल में कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर के बीच में होता है पर डे में। अगर हम ऐसी कोई मेडिसिन दें जिससे हमारा यूरिन का आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो डेफिनेटली सी बात है कि यूरिन भी कहाँ से आ रहा है, आपका ब्लड वगैरह से प्यूरिफाई होके आपका यूरिन आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही यूरिन का आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, नॉर्मल कंडीशंस में आ जाएगा। तो इस टाइप से हम डायूरेटिक्स का यूज कर सकते हैं। इसमें जो मोस्ट कॉमन ड्रग है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है थायाजाइड है। ठीक है, इनके नाम आप याद कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी की मेडिसिन आती है एस इनिबिटर। अब एस इनिबिटर क्या है, अगर आपको हाइपरटेंशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता है तो आपको पता होगा कि एस इनिबिटर जो होते हैं, जो एस होते हैं यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये पर्टिकुलर एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड वॉल्यूम होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अगर हम ऐसी कोई मेडिसिन दें जो हमारे जो ये एस है यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये क्या हो जाए, इनहिबिट हो जाए और एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट ना हो, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ब्लड का वॉल्यूम डिक्रीज हो सकता है। तो एक कैटेगरी में ये आता है जिसमें हमारा कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल्स और क्यूनाप्रिल आती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर, जिसमें हमारा आता है एटिनोलोल, मेट्रोप्रोल। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद फिर आता है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी आपको पता होगा, कैल्शियम जब हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन का रिलीज होता है तो वहां पे मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है, और जैसे ही मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन होता है ब्लड प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है कॉन्ट्रेक्शन में। ठीक है, सपोज करो ये क्या है, आपकी ब्लड वेसल
वेसल्स है, इसमें आपका ब्लड का फ्लो हो रहा है। जैसे ही हमारा कैल्शियम आयन रिलीज होता है, ये ब्लड क्या वेसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रिक्ट हो जाती है। तो हम ऐसे पर्टिकुलर ड्रग का यूज करेंगे जो कैल्शियम को रिलीज ना होने दे। तो उस कंडीशन में हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम यूज करते हैं। जैसे ही कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे, कैल्शियम का रिलीज नहीं होगा और आपकी जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रिक्ट नहीं होगी। इसमें कुछ मेडिसिन है जिसमें मोस्ट कॉमन है वेरापेमिल। उसके बाद आता है हमारा वेसो डायलेटर। अब वेसो डायलेटर का क्या मतलब है, ऐसी मेडिसिन सपोज करो आपका किसी पेशेंट का जो ब्लड है वो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, उसमें क्या है जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्ट्रिक्ट हो रही है। तो हम अगर इनको ऐसी मेडिसिन दें जो ये क्या हो जाए, डायलेट हो जाए, यानी कि चौड़ी हो जाए, ठीक है, ब्रॉड हो जाए, तो उस कंडीशन में ब्लड का फ्लो नॉर्मल तरीके से जाएगा, जिसमें आप का जो हाइपरटेंशन वाला पेशेंट है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो वेसो डायलेटर भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। डायलेटर का मतलब होता है चौड़ा करना, यानी कि ब्रॉड, ठीक है। अगर नैरो हो जाती है तो हम ऐसी मेडिसिन से देंगे जो जिसमें ब्लड वेसल्स क्या हो जाए, ब्रॉड हो जाए। तो जिसमें ये पर्टिकुलर मेडिसिन आती है, जिसमें फर्स्ट मेडिसिन है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ये मोस्ट कॉमन है। तो इनके नाम देखो आपको खुद से याद रखने हैं, बाकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और किस टाइप से ये पर्टिकुलर ड्रग काम करती है ये हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले क्लासिफिकेशन से जो ड्रग आती है वो है हमारे पास डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स आपको पता चल गए होंगे कि डायूरेटिक्स वो होते हैं जो हमारे यूरिन को डाइल्यूट करते हैं, यानी कि डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करती हैं। अब आपको ये भी पता होगा कि पर्टिकुलर जो हमारा ब्लड होता है वो कहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, कहाँ पे होते हैं, किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। फिल्टर हो के ये क्या बना देते हैं, यूरिन बनाता है। तो यानी कि अगर हम कोई ऐसी मेडिसिन दें जिससे हमारा यूरिन का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाए, तो डेफिनेटली सी बात है कि ब्लड का जो फ्लो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वो डायूरेटिक्स हम इसमें यूज करते हैं। डायूरेटिक्स क्या करते हैं, हमारे यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देंगे। यूरिन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली सी बात है ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम घटेगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी क्या होगा, घटेगा, कम होगा। और जैसे ही कार्डियक आउटपुट कम होगा वैसे ही आपका ब्लड फ्लो भी क्या होगा, कम होगा, और आपका जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि हाइपरटेंशन की जो कंडीशन थी वो खत्म हो जाएगी। तो ये जस्ट इसका जनरल मैकेनिज्म है जो हमें याद रखना है कि जो डायूरेटिक्स होते हैं वो हमारे यूरिन वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। सेम ऐसे इसमें भी लिखा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन of diuretics is based upon increasing urine volume which ultimately lead to decreased blood pressure। जैसे ही यूरिन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। अब इसमें मोस्ट कॉमन जो ड्रग है वो है आपका थायजाइड डायूरेटिक्स। थायजाइड डायूरेटिक्स होते हैं जो ये नॉर्मली हम अडल्ट को ओल्ड जो बूढ़े लोग होते हैं उनको देते हैं, और ये ज्यादा मतलब ब्लड प्रेशर कम नहीं कर पाते हैं, अराउंड 10 mmHg तक ये कम कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर ये दिन में एक बार ली जाती है और इसमें कोई भी सूजन या कोई भी फ्लूइड नहीं भरता है, इसमें कोई सूजन वगैरह नहीं आएगी, क्योंकि हाइपरटेंशन की ऐसी बहुत सारी आगे मेडिसिन आएगी जिसमें ऑडिमा कोज होता है। ऑडिमा क्या होता है, जब पर्टिकुलर स्पेस में कोई फ्लूइड भर जाता है और सूजन आ जाती है, उस कंडीशन को ऑडिमा कहते हैं। बट थायजाइड के साथ ये कंडीशन नहीं है। थायजाइड डायूरेटिक्स आर मेनली यूज्ड टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, hypertension। they are occasionally also used for heart failure, यानी कि ये हार्ट फेलियर में भी यूज की जाती है और ब्लड प्रेशर में भी यूज की जाती है, हाई ब्लड प्रेशर में भी यूज की जाती है। when used to treat heart failure they are often combined with another type of medicines called a loop diuretics। अगर आप क्या है हार्ट फेलियर में इसको यूज कर रहे हैं तो फिर आपको लूप डायरेटिक्स वाली मेडिसिन को भी कंबाइन करना पड़ेगा हाइपरटेंशन के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ थायजाइड डायूरेटिक्स। अब आपको पता है कि डायूरेटिक्स क्या होते हैं। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, जो यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करते हैं और ब्लड फ्लो को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, यूरिन को डाइल्यूट करते हैं। अब थायजाइड डायूरेटिक्स क्या होते हैं, ये वो पर्टिकुलर मेडिसिन होती हैं जो फ्लूइड को किडनी से पास कराती हैं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। कैसे कराती हैं ये फ्लूइड को पास, यूरिन के फॉर्म में कैसे कराती हैं, ये क्या करती हैं, सॉल्ट और वाटर के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करती हैं, जिसकी वजह से जितना भी फ्लूइड होता है वो यूरिन के
के फॉर्म में बाहर आ जाता है और ब्लड प्रेशर ब्लड फ्लो को क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है, डिक्रीज मूवमेंट में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है कि जो थायराइड डाययूरेटिक्स होते हैं, ठीक, वो क्या है, ज्यादा एक्शन शो नहीं करते हैं, यानी कि यूरिन का जो पास आउट था, यूरिन का जो एक्सक्रीशन था, वो ज्यादा नहीं कर पाते हैं एज कंपेयर टू लूप डाययूरेटिक्स। यानी कि जो लूप डाययूरेटिक्स होते हैं, ये भी डाययूरेटिक्स कैटेगरी का पार्ट है। ठीक है, तो जो लूप डाययूरेटिक्स होते हैं वो ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, ज्यादा यूरिन को एक्सक्रीशन कर देते हैं एज कंपेयर टू थायराइड डाययूरेटिक्स। क्योंकि ये तो मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था कि जो थायराइड होते हैं वो ज्यादा बीपी को कम नहीं करते हैं, अराउंड 10 mmHg तक आप उसको कम कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसका 10 तक बीपी बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में आप थायराइड डाययूरेटिक्स दे सकते हो। अगर किसी का 10 से ज्यादा बढ़ा हुआ मिला है, तो उस टाइम पे आप थायराइड डाययूरेटिक्स नहीं दोगे, क्योंकि वो असर नहीं कर पाएगी उतना। ठीक है, उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, यानी कि चौड़ा कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाता है, सही से होने लगता है, और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। अब ये जो पर्टिकुलर दोनों जो इफेक्ट हैं, दोनों इफेक्ट कौन कौन से, एक तो यूरिन को एक्सक्रीशन कराना बाहर, और दूसरा ब्लड वेसल्स को डायलेट करना। ये दोनों ही वर्क जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डाययूरेटिक्स में डोज, यानी कि थायराइड का कितना डोज हम लेंगे। टैबलेट इसका यूज करते हैं 15 mg, 25 mg, 50 mg हम इसको ले सकते हैं, डिपेंड करते हैं डोज कैलकुलेशन पे। उसके बाद अगर इंडिकेशन की बात करूं तो डेफिनेटली सी बात है, हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि किसके साथ आप इसको यूज नहीं करेंगे, तो ऐसा पर्टिकुलर पेशेंट जिसका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं है, उसमें आप इसको नहीं देंगे। या फिर कोई ऐसा है जिसका यूरिक एसिड का लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, उसमें भी आप नहीं दोगे। उसके बाद अपसेट स्टोमक का मतलब है जिसमें सपोज करो कोई ऐसा पेशेंट है जिसके पेट में खराबी है, तो उस कंडीशन में भी आप इसको नहीं दोगे। डिजीनेस ऑन स्टैंडिंग, डिजीनेस ऑन स्टैंडिंग का मतलब होता है कि खड़े होके अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस आ रही है, तो उस कंडीशन में भी आप नहीं दोगे। नेक्स्ट हमारा आता है एस इनिबिटर, क्योंकि जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जिसमें क्या होता है, वोसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। अब वोसो कॉन्स्ट्रिक्टर होगा तो डेफिनेटली सी बात है, जो ब्लड का फ्लो होगा ब्लड वेसल्स में, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है, नॉर्मल लेवल में लेके आना है। तो हम क्या कर देंगे, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, एस यूज करते हैं, एस इनहिबिटर यूज करते हैं। आपको अगर हाइपरटेंशन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता होगा, तो आपको पता होगा कि किडनी में एक एंजाइम का सिक्रीशन होता है जिसको हम रेनिन बोलते हैं। रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ एस एंजाइम। बस इसी एंजाइम को हमें क्या करना है, ब्लॉक करना है। अगर हमने इसको ब्लॉक कर दिया तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट सेकंड में कन्वर्ट नहीं होगा, और सेकंड में अगर कन्वर्ट नहीं होगा तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर नहीं होगा। वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो आपका जो ब्लड का फ्लो है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो एस इनिबिटर वही होते हैं। दिस ड्रग ब्लॉक द एंजाइम ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट टू एंजियोटेंसिन सेकंड। यानी कि ये क्या करते हैं, एस एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड को कन्वर्ट करने में। यानी कि ये क्या करते हैं, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर को वेसो डायलेट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है एस इनहिबिटर के, यानी कि यहाँ पे कुछ मेडिसिन के नाम है, लाइक बेंजाप्रिल, जिसको आप लो टेंसिन बोलते हैं, और इसको पर डे में आप कितना यूज करते हैं, 20 to 40 mg आप यूज कर सकते हैं। कैप्टोप्रिल है जिसको आप टैबलेट है, और नॉर्मल हम इसको कितना यूज कर सकते हैं, 12.5 mg टू 25 mg, 50 mg, 100 mg में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं, इनमें से कोई भी पर्टिकुलर 5 या 6 ड्रग आप यूज कर सकते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन, अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आ गया तो समझो कि आपको फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी समझ आ गया।
ठीक है। अब इसमें क्या है, एस इनहिबिटर डिक्रीज एंजियोटेंसिन सेकेंड, ठीक, एंड इंक्रीज ब्रेडिकाइनिन लेवल, वेसोडाइलेटर ऑफ बोथ आर्टरीज एंड वेन्स अकर एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीजिंग वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। आपको सिर्फ इतना ना याद रखना है कि जो एस होते हैं यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टर होते हैं, हमें इसको ब्लॉक करना है। जब हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट नहीं होगा। जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट नहीं होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगा, कौन सा होगा, वैसोडाइलेट हो जाएगा। हमें क्या करना है, डायलेट ही करना है, जिसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है यानी कि चौड़ी हो जाती है, और इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड का लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, ब्लड लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो बीपी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बस इसी कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं एस इनहिबिटर को। जो एस इनहिबिटर होते हैं इंडिकेशन में हम देखेंगे, इंडिकेशन यानी कि किस में हम यूज करेंगे, माइग्रेन में यूज कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में यूज कर सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में यूज करते हैं, हार्ट फेलियर, डायबिटीज, सर्टेन क्रोनिक किडनी डिजीज, हार्ट अटैक में हम इसको यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन, अगर किसी पेशेंट को ड्राई कफ है, क्योंकि ये अगर एस इनहिबिटर वाली जो पर्टिकुलर मेडिसिन होती है वो भी क्या करते हैं, कभी कभी अगर ज्यादा यूज होते हैं तो ड्राई कफ होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उस पेशेंट को नहीं देंगे जिसको पहले से ड्राई कफ है। उसके बाद ये क्या करते हैं, पोटेशियम लेवल को बढ़ा देती है, जिसमें जो हमारा क्या है, हाइपरकैलेमिया कंडीशन कोज कर देता है, तो उस कंडीशन में भी हम इसको नहीं देंगे। फैटिग्यू, ठीक है, फैटिग्यू का मतलब होता है थकान, ठीक। उसके बाद डिजीनेस फ्रॉम ब्लड प्रेशर गोइंग टू लो, तो यानी कि ऐसा पर्टिकुलर ब्लड प्रेशर कम हो जाने से अगर चक्कर आते हैं तब भी हम इसको यूज नहीं करेंगे, हेडेक में हम इसको यूज नहीं करेंगे। और ये क्या करते हैं, लॉस ऑफ टेस्ट, यानी कि उस पेशेंट को पर्टिकुलर टेस्ट का कोई भी मोमेंट शो नहीं होगा, कोई भी फील नहीं होगा। तो पर्टिकुलर ये क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है एस इनहिबिटर के। आपके इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक आता है एंटी एंजाइनल ड्रग। एंटी एंजाइनल ड्रग को पढ़ने से पहले सबसे देखेंगे एंजाइना होता क्या है, एंजाइना कौन सी कंडीशन होती है, तो इसको पूरा बोला जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंटी एंजाइनल ड्रग तब दी जाती है जब हमें एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीटमेंट करना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि एंजाइना पेक्टोरिस क्या होती है। अब जब जिन स्टूडेंट ने ह्यूमन एनाटॉमी का कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो हार्ट होता है वो हमारे ब्लड को पंप करता है और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जिससे कि क्या होता है, पर्टिकुलर ऑर्गन्स को, सेल को ऑक्सीजन मिल पाती है और न्यूट्रिशन मिल पाती है, और उसी की वजह से वो क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। अगर किसी भी सेल को या किसी भी ऑर्गन को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा और उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बात तो हमें सभी को पता है। अब होता क्या है कि सपोज करो अगर कोई ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को लेके जा रही है, ठीक है, और वो क्या हो जाती है, बीच से किसी भी रीजन की वजह से क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक, तो जब ये ब्लॉक हो जाएगी तो जो ब्लड का फ्लो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन पे नहीं जा पाएगा, ऑर्गन पे, सेल्स पे नहीं जा पाएगा। अब जब ऑर्गन में और सेल्स में ब्लड नहीं जाएगा तो यानी कि इनको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी और न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगी। इस टाइप की कंडीशन में जो होता है वो सेल नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाता है। सेल नेक्रोसिस का क्या मतलब होता है, सेल डेथ, यानी कि सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब सेल की डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी तो उस पोर्शन पे आपको पेन का फील होगा। ठीक है, और इसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें क्या होता है, उस पर्टिकुलर ऑर्गन को प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। उस कंडीशन में आपको पेन फील होता है, जिस कंडीशन को आप क्या कहते हो, एंजाइना पेक्टोरिस कहते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंजाइना पेक्टोरिस को ठीक करने के लिए हम एंटी एंजाइनल ड्रग देते हैं और यही हमारा आज का टॉपिक है। इट इज ए पेन सिंड्रोम ड्यू टू इंडक्शन ऑफ एन एडवर्स ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड सिचुएशन इन ए पोर्शन ऑफ द मायोकार्डियम, यानी कि ये क्या है, ये एक टाइप का पेन सिंड्रोम है। इसमें पेन होता है, पेन सिंड्रोम में जो क्या करता है, प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई जितनी डिमांड होती है किसी भी ऑर्गन्स की उसको नहीं रिसीव कर पाता, जिसकी वजह से वहां पे पेन होना स्टार्ट कर देता है। उस आप कंडीशन को आप क्या बोलते हो, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हो। उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज इस्केमिक चेस्ट पेन। अब ये क्या है कि ये पर्टिकुलर इस्केमिक का मतलब होता है वो कंडीशन जिसमें
में उस पर्टिकुलर पोर्शन को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई ना हो मिले, उस कंडीशन को हम बोलते हैं इस्केमिक चेस्ट पेन। और चेस्ट पेन यानी कि पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होता है कि हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड से फिर लेफ्ट आर्म में, फिर लेफ्ट आर्म से लेग्स में, और ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। कॉजेस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कॉज तो यही होगा कि ये होता क्यों है, कि इसमें क्या हो जाता है, जो O2 की सप्लाई होती है हार्ट से वो क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, जिस कंडीशन से पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो डिमांड, लेस O2 डिमांड इन हार्ट, यानी कि आपके हार्ट में O2 की डिमांड क्या है, कम हो जाएगी, जिस प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी। उसके बाद है लेस ब्लड सप्लाई इन हार्ट, यानी कि ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी हार्ट में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि क्या है, CAO। अब CAO क्या है, जिसमें क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है इनका जो ल्यूमेन साइज होता है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। जब ल्यूमेन साइज डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा तो प्रॉपर ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वेसोस्पाज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। और वेसोस्पाज्म का मतलब आप समझते होंगे, वेसोस्पाज्म का मतलब क्या होता है, स्पाज्म का मतलब होता है ऐंठन। ठीक है। तो जब ब्लड वेसल्स पे क्या हो जाएगी, ऐंठन आना स्टार्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो प्रॉपर से ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा और वो उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक ब्लड नहीं पहुंचा पाएगी जहां तक उसको पहुंचाना था। तो ये पर्टिकुलर क्या है, कॉज है एंजाइना पेक्टोरिस के। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग। कौन कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, इसमें हम नाइट्रेट्स यूज करते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज करते हैं, जो आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में भी पढ़ा था। ठीक है। पोटेशियम चैनल ओपनर यूज करते हैं। और उसके बाद अदर एंटी एंजाइनल ड्रग है, कुछ न्यू एंजाइनल ड्रग है जिनको हम यूज करते हैं। तो देखिए, इनको आपको खुद से याद करना है, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी मेडिसिन के नाम आप याद रखें, लेकिन हाँ, हर पर्टिकुलर कैटेगरी में से 2 या 3 नाम आपको याद रखने हैं। तो फटाफट से या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। इस बारी बारी से हम इनका मैकेनिज्म ऑफ समझेंगे, यानी कि नाइट्रेट्स किस टाइप से काम करते हैं, बीटा ब्लॉकर किस टाइप से काम करते हैं, ये हम आपको जरूर बताएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एंटी एंजाइनल की फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग, जो कि हमारा क्या है, नाइट्रेट है। तो नाइट्रेट का मैकेनिज्म ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। इसमें क्या होता है, कैसे काम करता है ये। तो जो नाइट्रेट्स होता है, जब नाइट्रेट्स एडमिनिस्टर करते हैं तो ये क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज होने पे ये क्या करता है, जो हमारा CGMP है, CGMP क्या होता है, ग्वानिन मोनोफॉस्फेट साइक्लिक, ये क्या कर देते हैं, इनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्वानियल साइक्लेज एंजाइम। ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेंगे, CGMP की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। विच एंजाइम, ग्वानियल साइक्लेज। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं ग्वानियल साइक्लेज को एक्टिवेट कर देंगे, जिसकी वजह से जो CGMP है उनका एक्टिवेशन बढ़ जाएगा। तो जैसे ही इनका एक्टिवेशन बढ़ेगा तो 2 प्रोसेस होंगे, एक होगा फॉस्फोराइलेशन और एक होगा कैल्शियम की एंट्री को क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। फर्स्ट देखते हैं डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन में क्या होता है, जो वस्कुलर मसल्स, वस्कुलर स्मूथ मसल्स है वो क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं। और जब कैल्शियम की एंट्री रिड्यूस हो जाएगी तो रिलैक्सेशन कोज हो जाएगा। तो इस टाइप से क्या करते हैं ये पर्टिकुलर, क्योंकि क्या होता क्या है कि हमारी जो इस कंडीशन में जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो क्या हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। हमें क्या कराना है, उनको डायलेट कराना है, उनको रिलैक्स कराना है, जिसकी वजह से क्या हो सके, ब्लड का फ्लो हो सके। तो इसमें क्या होता है, मसल्स को रिलैक्स हो जाती है, जिसकी वजह से आगे जो है वो ब्लड को फ्लो करा सके। तो पर्टिकुलर ये बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अब हमारा आता है नाइट्रेट की डोज की बात करते हैं, यानी कि नाइट्रेट कैटेगरी में जितनी भी मेडिसिन है हम कितनी डोज में इसको यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रग आती है हमारी नाइट्रोग्लिसरीन है, जिसको आप 0.5 mg यूज करते हो सबलिंगुअल का मतलब होता है जो जीभ के नीचे रखी जाती है। आपने देखा भी होगा कि जो फिजिशियंस होते हैं, जब चेस्ट पेन होता है, कोई बीपी का पेशेंट आता है, उसको कुछ एक मेडिसिन देते हैं जो जीभ के नीचे रखनी होती है। ठीक है। तो नाइट्रोग्लिसरीन आप कितना यूज करेंगे, 0.5 mg। उसके बाद स्प्रे आप यूज कर सकते हैं 0.4 to 0.8 mg। उसके बाद आप SR ओरल यूज कर सकते हैं 5 to 15 mg। SR ओरल का मतलब होता है सस्टेन
सस्टेन रिलीज, यानी कि जो बॉडी में धीरे धीरे वर्क करती है। उसके बाद आप पैच यूज करते हैं 14 to 16 आवर पर डे आप पैच यूज कर सकते हैं। उसके बाद 5 to 20 pg/ml आप IV के थ्रू यूज कर सकते हैं। पीजी का मतलब होता है पिकोग्राम। नेक्स्ट ड्रग है हमारी आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। इसमें क्या होता है 5 mg आप सबलिंगुअल यूज कर सकते हो, 10 to 20 mg आप ओरल यूज कर सकते हो और 10 to 40 mg आप SR यानी कि सस्टेन्ड रिलीज ओरल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें जो ड्रग आती है वो है इथाइट्राइल टेट्रानाइट्रेट, जिसको आप 15 to 60 mg ओरल यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये डोज कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बताई हुई डोज है जिसमें हम इसको इतनी कैटेगरी में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रेट के इंडिकेशंस की। तो नाइट्रेट को सबसे पहले तो एंजाइना पेक्टोरिस कंडीशन में यूज किया जा सकता है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रोक, यानी कि स्ट्रोक का मतलब होता है डैमेज टू ब्रेन टिश्यू कोज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन टू द ब्लड फ्लो, यानी कि अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रेन का टिश्यू है जहां पे ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है और जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो रहे हैं, ब्रेन के जितने भी टिश्यू हैं वो डैमेज हो रहे हैं, उस कंडीशन में भी हम इन नाइट्रेट्स को यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं तो हेडेक में आप इसको यूज नहीं करोगे, डिजीनेस में यूज नहीं होगा, नोजिया, ठीक है, रेस्टलेसनेस में आप यूज नहीं करोगे, स्टमक डिस्कम्फर्ट में यूज नहीं करोगे, हाइपोटेंशन यानी कि लो ब्लड प्रेशर में भी हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जो एंजाइना पेक्टोरिस होती है वो कंडीशन ही ऐसी है, ठीक है, तो उसमें हाइपरटेंशन में भी हम इसको यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एंटी एंजाइनल में बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर नेम से डिफाइन होते हैं, बीटा एक्टिविटी को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। अब ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेशन नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारा हार्ट है उसका जो वर्कलोड है उसको डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है और हम एंजाइना पेक्टोरिस से बच जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, पर्टिकुलर द बीटा ब्लॉकर डिक्रीज द ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द मायोकार्डियम बाय ब्लॉकिंग बीटा, यानी कि पर्टिकुलर ये ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर देते हैं। अब ऑक्सीजन की डिमांड को कम कैसे करेंगे, जो हार्ट वर्कलोड करते हैं जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है उसको वर्क को कम कर देंगे। जब वर्कलोड कम हो जाएगा हार्ट का तो डेफिनेटली सी बात है ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो जाएगी, रिजल्टिंग इन डिक्रीजिंग हार्ट रेट, कॉन्ट्रेक्टिलिटी, कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड प्रेशर। तो इससे क्या हो जाएगा, हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी, कॉन्ट्रेक्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद दीज एजेंट रिड्यूस द ऑक्सीजन डिमांड ड्यूरिंग एक्सर्टिंग एंड एट रेस्ट। ये क्या करते हैं, ये एक ऐसे एजेंट होते हैं जो ऑक्सीजन की डिमांड को कम करते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, ड्यूरिंग द वर्किंग एंड रेस्ट मूवमेंट। दे रिड्यूस बोथ द फ्रीक्वेंसी एंड सर्वाइटी ऑफ एंजाइना अटैक। और ये क्या करते हैं, एंजाइना के अटैक से की जो फ्रीक्वेंसी है और जो सर्वाइटी है उसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, यानी कि एंजाइना पेक्टोरिस जो हमें डिजीज थी उसके चांसेस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो पर्टिकुलर इसमें क्या होता है, ये बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो हमारी हार्ट की एक्टिविटी को, हार्ट के वर्कलोड को कम करते हैं। इस स्लाइड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटी एरिथमिक ड्रग। अब एंटी एरिथमिक ड्रग क्या होती है, वो ड्रग्स जो एरिथमिया के ट्रीटमेंट में दी जाती हैं उसको हम बोलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग। लेकिन इन ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि एरिथमिक क्या होता है, और एरिथमिया को देखने के लिए हम देखेंगे कि रिदम क्या होती है, यानी कि एक कार्डियक रिदम क्या होती है। अगर आपको रिदम की डिटेल में जाना है तो आप हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के चैप्टर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को एक बार विजिट कर सकते हैं, वहां आपको रिदम की सारी डिटेल मिलेगी। यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो रिदम से बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक नॉलेज के बारे में आपको बताऊंगी। तो जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा हार्ट होता है उसमें इम्पल्स जनरेट होती हैं, एसए नोड से एवी नोड में जाता है, एवी नोड से बंडल ऑफ फिश में जाता है, बंडल ऑफ फिश से पुरकिंजे फाइबर्स में जाके पूरे हार्ट में हमारा जो होती है वो इम्पल्स जनरेट होती है, और इन्हीं इम्पल्स से एक साउंड क्रिएट होता है जिसको बोला जाता है लब और डब। बस इसी साउंड को हम रिदम कहते हैं। और जब ये रिदम, इनमें कुछ डिफिकल्टी आ जाती है, इनमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कंडक्शन नहीं कर पाता प्रॉपर, तब हम इन मेडिसिन को यूज करते हैं जिनका नाम है एंटी एरिथमिक ड्रग, यानी कि वो ड्रग्स जो क्या करती हैं, इरेगुलर कार्डियक रिदम को ट्रीट करती हैं और उनसे बचाने में हेल्प करती हैं, उसको बोला जाता है एंटी एरिथमिक ड्रग। अब हम देखेंगे कि एरिथमिया क्या होता है, यानी कि जब रिदम का
डिस्टरबेंस होता है, जब रिदम का इरेगुलेशन होता है, उस कंडीशन को हम एरिथमिया कहते हैं। लेकिन किस टाइप से होता है? अब एरिथमिया को कॉज करने के दो टाइप्स हो सकते हैं। सबसे पहला है एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी और सेकंड आपका है इसमें पर्टिकुलर कंडक्शन। यानी कि कंडक्शन अगर प्रॉपर तरीके से ना हो तब भी आपको रिदम की प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा आपका है इसमें कि अगर आपकी जो ऑटोमेटिसिटी है वो क्या हो जाए, एबनॉर्मल हो जाए, यानी कि इम्पल्स का जनरेशन एबनॉर्मल हो जाए, उस कंडीशन को भी हम एरिथमिया कहते हैं। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी में होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो हमारी इम्पल्स का जनरेशन है, उस इम्पल्स का जनरेशन डिसबैलेंस हो जाता है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाता है। यानी कि जो मैंने आपको बताया कि एसए नोड से एवी नोड में जाता है और एवी नोड से पुरकिंजे फाइबर में जाता है, पुरकिंजे फाइबर से जाने के बाद बंडल ऑफिस में जाता है। तो जब इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ट्रांसपोर्ट होने में, जनरेट होने में कोई दिक्कत आती है तो उसको हम बोलते हैं एरिथमिया, और उसको ठीक करने के लिए हम एंटी एरिथमिया की ड्रग देते हैं। सेकंड जो हमारा कोज है वो है कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। अब कंडक्शन ऑफ इम्पल्स क्या होता है? आपको पता है कि जो एसए नोड है, जो सबसे पहले इम्पल्स जनरेट करते हैं, अगर हम इस इम्पल्स जनरेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको बोला जाता है कंडक्शन। ठीक है, यानी कि कंडक्शन सिस्टम जैसे ही ब्लॉक होता है उसमें भी एरिथमिया होता है। कंडक्शन का मतलब क्या होता है? कंडक्ट करना। कंडक्ट का मतलब होता है जैसे हमारे हार्ट का पेस मेकर है तो वो क्या करता है, करंट निकालता है, और अगर ये करंट बंद हो जाए तो उस कंडीशन को भी हम एरिथमिया कहते हैं। दोनों में जनरल थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी होती है उसमें जो इम्पल्स होती है वो प्रॉपर जनरेट नहीं हो पाती, और जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन में जो पर्टिकुलर हार्ट में करंट बन रहा है या वो पर्टिकुलर क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, और ब्लॉक हो जाएगा तो इम्पल्स जनरेट नहीं होगी। अब ये 3 टाइप के कंडक्शंस होते हैं, 3 टाइप के, यानी कि 3 ब्लॉकेज हमारे हार्ट में हो सकते हैं। फर्स्ट ब्लॉक जो होगा, यानी कि जिसको हम प्राइमरी ब्लॉक बोलेंगे कंडक्शन का, ये एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें कंडक्शन टाइम डिले हो जाएगा। डिले का मतलब लेट हो जाएगा। ठीक है, सपोज करो अगर कंडक्शन टाइम 0.1 है तो वो लेट होगा, वो हो जाएगा 2.5 ऐसे करके वो लेट हो जाएगा। उसको आप क्या बोलोगे? फर्स्ट ब्लॉक कंडक्शन बोलोगे हार्ट का। अब सेकंड ब्लॉक की बात करते हैं। ब्लॉक का मतलब हो जाता है बंद होना। सेकंड में क्या होगा? पार्शियली कंडक्शन होगा। पार्शियली का मतलब आधे टाइम होगा और आधी जगह नहीं होगा, कहीं पे करंट पास होगा, कहीं पे करंट पास नहीं होगा, इसको बोला जाता है सेकेंडरी। अब थर्ड ब्लॉक में क्या होता है? टोटली जो कंडक्शन प्रोसेस है वो ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और इसी कंडीशन को हम एरिथमिया बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। हमें बस जिस कंडीशन में कंडक्शन स्टॉप हो जाता है उसमें ही हमें क्या करना है, एंटी एरिथमिक ड्रग देनी है। नेक्स्ट हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी एरिथमिक ड्रग, यानी कि कौन कौन से टाइप की हम एंटी एरिथमिक ड्रग यूज कर सकते हैं। तो एज यूजुअल ये आपको खुद से याद करना है। आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें जो हमें पढ़ना है वो पर्टिकुलर इन ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्लास फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है और फोर्थ आता है। कुछ आप पहले भी पढ़ चुके होंगे जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, उसके बाद हमें ये सारी की सारी ड्रग्स अपनी कवर करनी है। तो 1 बाय 1 हम करते हुए चलेंगे। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंट्रैक्शन, कॉन्ट्राइंडिकेशन सभी हमें इसमें पढ़ने हैं। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारी मेडिसिन लिखे, लेकिन हर कैटेगरी को पूरा करते हुए आप 2-2, 3-3 मेडिसिन नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आती है एंटी एरिथमिया की फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग, जो कि है
हमारा है क्यूनिडीन। अब क्यूनिडीन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली ड्रग है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या होती है? ये पहली बात तो ये है कि ये सबसे फर्स्ट ड्रग है जिसको हमने एंटी एरिथमिक में यूज किया था, यानी कि एरिथमिया को ठीक करने के लिए यूज किया था। ये क्या है, ये स्टार्ट करते हैं पहले। ये है हमारा डेक्स्ट्रो आइसोमर से एंटी मलेरियल एल्केलॉइड क्यूनिन के, जो कहाँ से मिलता है? सिंकोना बार्क से मिलता है। नेक्स्ट इसका जो यूज होता है वो इरेगुलर हार्ट बीट के लिए होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटी एरिथमिक मेडिकेशंस भी बोलते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर मैं बात करूं तो कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो ये है कि इनको सोडियम चैनल ब्लॉकर भी बोला जाता है। सोडियम चैनल ब्लॉकर नेम से डिफाइन हो रहा है कि ये सोडियम का जो एंटर है इंट्रासेल्युलर में उसको ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है, जीरो रिपीट डीपोलराइजेशन हो जाएगा। अब डीपोलराइजेशन का मतलब आप समझते होंगे कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है? जब पर्टिकुलर इंट्रासेल्युलर में प्लस चार्ज बढ़ जाता है उसको बोला जाता है डीपोलराइजेशन। और कौन सी साइड पे, कौन से फेज पे? जीरो फेज पे। तो ये आपको याद रखना है। फिर ये क्या करता है? ये पर्टिकुलर पोटेशियम यानी कि K प्लस पोटेशियम आयन को भी क्या करता है? ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रीपोलराइजेशन होता है। और रीपोलराइजेशन क्या होता है? जब इंट्रासेल्युलर में जो माइनस चार्ज होता है वो बढ़ जाता है, उसको आप क्या बोलते हो? आप रीपोलराइजेशन बोलते हो। आपको सिर्फ बेसिक यही चीजें याद रखनी है। जो क्यूनिडीन होता है वो सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, और जो हमारा क्यूनिडीन होता है वो पोटेशियम चैनल ब्लॉकर भी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो पोटेशियम का इंट्रेंस है वो बंद हो जाता है। नेक्स्ट फिर इसमें आता है कि ये क्या करता है? ये एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन को भी प्रोलोंग करता है, यानी कि बढ़ा देता है। इन पर्टिकुलर रिडक्शन की वजह से क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल प्रोलोंग हो जाता है, जिसकी वजह से करंट पास होता रहता है। आपको बस यही बेसिक चीज इसमें याद रखनी है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्यूनिडीन की डोज की। तो इसको ओरल फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है, और कितना लिया जाता है? टैबलेट के फॉर्म में 200 mg टू 300 mg। इंडिकेशन की अगर मैं बात करूं तो जब भी इरेगुलर हार्ट बीट होते हैं तब आप इसको यूज कर सकते हैं। कार्डियक एरिथमिया में आप यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम मलेरिया में भी इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये एंटी मलेरियल भी काम करती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करूं तो हाइपर सेंसिटिविटी, थर्मोसाइटोपिनिया पुरपुरिया। ये क्या होता है? थर्मोसाइटोपिनिया पुरपुरिया ये पर्टिकुलर एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाता है, जिसमें आपके जबड़े से खून आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये कुछ इसके बेसिक सिम्टम्स होते हैं। उसके बाद माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस आपने पहले भी पढ़ा था कि जब जो हमारी नर्व और मसल्स का जो कम्युनिकेशन है वो टूट जाता है, ठीक है। इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट, यानी कि जब वेंट्रिकुलर में कुछ वेंट्रिकुलर के कंडक्शन में कुछ डिफेक्ट आता है, ठीक है। कंप्लीट एवी ब्लॉक अगर हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पर्टिकुलर रिदम के जंक्शन में कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आती है। उसके बाद अनकरेक्ट इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने में एबनॉर्मेलिटीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रग यूज इन एरिथ्रोस्क्लेरोसिस एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि ऐसी ड्रग जो हम एरिथ्रोस्क्लेरोसिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज करते हैं उनको हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस स्लाइड में पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे एरिथ्रोस्क्लेरोसिस होता क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जो आपकी ब्लड आर्टरीज होती हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, जब इनमें फैट, इनकी जो वॉल होती है इन पे फैट, लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो डेफिनेटली सी बात है कि जो ब्लड का फ्लो होगा वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और पर्टिकुलर ऑर्गन्स पे न्यूट्रिशन और ब्लड नहीं जा पाएगा। उस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोस्क्लेरोसिस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिथ्रोस्क्लेरोसिस के बारे में पढ़ेंगे। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस अकर व्हेन द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी आर्टरीज बिकम थिक एंड स्टिफ, समटाइम रिस्ट्रिक्टिंग ब्लड फ्लो ऑन टू द ऑर्गन एंड टिश्यू। यानी कि ये वो ब्लड वेसल्स जो हमें क्या है ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पहुंचाती थी हार्ट से बॉडी, पूरी बॉडी में आर्टरीज के थ्रू, वो क्या हो जाती है? थिक और स्टिफ हो जाती है, ठीक है। किसकी वजह से हो जाते हैं? उसमें फैट जम जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल जम जाते हैं, लिपिड्स जम जाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है? पर्टिकुलर ऑर्गन और टिश्यू को ब्लड नहीं मिल पाता। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस इज द बिल्डअप ऑफ फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंस इन एन ऑन द आर्टरी वॉल। दिस बिल्डअप इज कॉल्ड प्लेग। यानी कि पर्टिकुलर क्या होता है कि
उसमें फैट कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, लिपिड्स जम जाएगा आर्टरी की वॉल में, जिसको आप क्या बोलते हो, प्लैक बोलते हो। और ये जो प्लैक होता है ये क्या है, आर्टरीज को नैरो का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर जो उसकी जो चौड़ाई है उसको कम कर देगा, जिसकी वजह से क्या है, ब्लड का फ्लो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एकदम से नहीं होता है, ये धीरे धीरे कंडीशंस होती है। उसके बाद प्लैक कैन ऑल्सो बर्स्ट लीडिंग टू ए ब्लड क्लॉट, और क्या कर देगा, ब्लड क्लॉट फॉर्म कर देगा। अगर सिम्टम्स की बात करूँ तो चेस्ट पेन, वीकनेस इन योर आर्म एंड लेग्स, हाई ब्लड प्रेशर और किडनी फेलियर इनके मेन सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रग, कौन कौन सी ड्रग एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में यूज होती हैं। तो ये ड्रग आपने पहले भी पढ़ी है, तो सेम रहेंगी, आपका जो भी इनका मैकेनिज्म है वो सेम रहेगा। सबसे पहले आती है हमारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। नेम से डिफाइन हो रहा है कि क्या होगा, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगी और कैल्शियम की एंट्री को इनिबिट कर देगी। विच ब्लॉक द कैल्शियम चैनल इन मायोकार्डियम एंड देयरबाय रिड्यूस द कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ मायोकार्डियम। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी मतलब उसके जो सिकुड़ना है उसको रिड्यूस कर देगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके ड्रग्स के नाम है, इनको आप नाम याद रख सकते हैं, लाइक बेंजोथाइजिपाइन जो सबसे ज्यादा मोस्टली यूज होती है। नेक्स्ट हमारा आता है वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर नेम से डिफाइन होता है, क्या करेगा, ब्लड वेसल्स को क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। तो रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बाय द वेसोडाइलेशन। एग्जाम्पल में आता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, आपने पहले भी पढ़ी है, ये पिछली स्लाइड में भी पढ़ी है, तो वहां से इनका मैकेनिज्म आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है डायूरेटिक्स। अब डायूरेटिक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, ये यूरिन को क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे। Diuretics cause diuresis and reduce the ECF। अब ECF क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम। तो ये क्या करते हैं, ये जो डायरेटिक्स होते हैं ये यूरिन का जो वॉल्यूम होता है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और जिसकी वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लाइक थायाजाइड डायरेटिक्स, लूप डायरेटिक्स जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाले मेडिसिन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, जिनको आप एस इनिबिटर बोलते हो। तो ये क्या करते हैं, ये एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट नहीं होने देते, यानी कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देते, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्टिकुलर जो आपका ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमें क्या है, हमारे सपोज करो ये ब्लड वेसल्स है, इसमें आपका ब्लड का फ्लो क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या करना है, और यहाँ पे जो लेयर है उन पे जो ब्लड वेसल्स की लेयर है, वॉल की लेयर है, उनको पे क्या है, फैट कोलेस्ट्रॉल या लिपिड्स कुछ भी उसमें क्या है, अटैच है, ऐड है, यानी कि अभी जुड़ा हुआ है। तो जैसे जैसे ये फैट ऐड होता जाएगा वैसे वैसे जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो क्या होती जाएगी, नैरो होती जाएगी। तो या तो हमें क्या करना है, या तो हम इस फैट को रिलीज करा दें, कोलेस्ट्रॉल को रिलीज करा दें, ऐसी मेडिसिन दें, या फिर हम ब्लड फ्लो को क्या कर दें, धीमा कर दें, रिड्यूस कर दें। ठीक है, तो हमारे पास यही दो कंडीशन है जिसमें हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट नहीं होने देंगे, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आता है एंजियोटेंसिन 81st रिसेप्टर ब्लॉकर। इसमें भी मैंने सेम रहेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देगी। लाइक लोसार्टन सबसे कॉमन ड्रग है। ठीक है, तो ये बेसिक इनका क्लासिफिकेशन है जो हम एरिथ्रोस्क्लेरोसिस में ड्रग यूज करते हैं। नेक्स्ट है इसमें सिंपैथेटिक इनिबिटर, जो क्या करेगा, सिंपैथेटिक को इनिबिट कर देगा, जिसमें हमारा आता है अल्फा बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर, अल्फा एडर्नर्जिक ब्लॉकर, ठीक है, बीटा एडर्नर्जिक ब्लॉकर और सेंट्रल सिम्फेथोलाइटिक। तो पर्टिकुलर इनमें ये ड्रग्स यूज होती हैं। ठीक है, इनका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। नेक्स्ट टाइप की जो हमारी ड्रग है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। नेम से डिफाइन हो रहा है, जब हमारा जो हार्ट है, हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को पंप कराने में हेल्प करता है। तो जब हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा उसको बोलेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। इट इज एन एबनॉर्मल कंडीशन इन्वॉल्विंग इम्पेयर कार्डियक पंपिंग, यानी कि जब हमारा जो
कार्डियक सिस्टम है यानी कि हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता। इस कंडीशन में क्या होता है कि जब हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है तो जो ब्लड है यानी कि जो हमारा ब्लड है, जो ऑर्गन को जाना है, जो न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो वो क्या है ऑर्गन को नहीं पहुंच पाते। ठीक, इन दिस कंडीशन हार्ट इज फेल टू पंप द सफिशिएंट ब्लड यानी कि जो हमारा हार्ट है वो फेल हो जाता है ब्लड को पंप करने में, जिसकी वजह से जो हमारे ऑर्गन है उनको क्या है लेस न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। ठीक है, लेस एबिलिटी टू कार्डियक मसल, जिसकी वजह से जो हमारी कार्डियक मसल्स है उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और इस टाइप की कंडीशन को क्या बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब इसमें क्या होता है टाइप ऑफ हार्ट फेलियर यानी कि कौन कौन से टाइप के होते हैं। लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द हार्ट फेलियर, फ्लूइड में बैकअप इन योर लंग्स कॉजिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग यानी कि पर्टिकुलर इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा फ्लूइड है वो हमारा लंग्स में बैकअप कर जाता है यानी कि लंग्स में आ जाएगा, दोबारा से आगे प्रोसीड नहीं करेगा, जिसमें हमें ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होती है। नेक्स्ट राइट साइड हार्ट फेलियर, ये कब होते हैं अकर विद लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, फेलियर में बैकअप इनटू योर एब्डोमेन, लेग्स एंड फीट कॉजिंग स्वेलिंग यानी कि जो अब हमारा ये कब होता है जब जो हमारा पर्टिकुलर फ्लूइड है वो एब्डोमेन, लेग, फैट में क्या हो जाता है बैकअप कर जाता है और किसकी फिर क्या होता है स्वेलिंग कोज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं राइट साइड हार्ट फेलियर। नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, तो नेम से डिफाइन हो रहा है द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विगरसली इंडिकेटिंग ए पंपिंग प्रॉब्लम यानी कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर है वो प्रॉपर टाइप से जो ब्लड का फ्लो है वो आगे नहीं प्रोसीड कर पाता। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक, द लेफ्ट वेंट्रिकुलर कैन नॉट रिलैक्स और फील फुल्ली इंडिकेटिंग ए फीलिंग प्रॉब्लम यानी कि जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकुलर है वो प्रॉपर तरीके से रिलैक्स और फुलफिल नहीं कर पाता है आगे ब्लड को, जिसमें हम क्या बोलते हैं इसको डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। ठीक है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता है सिस्टोलिक में और डायस्टोलिक में रिलैक्स नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीके से। कंजेस्टिव हार्ट डिफेक्ट में बी डायग्नोस्ड बिफोर बर्थ, राइट आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्डहुड और नॉट अंटिल अडल्टहुड। It is possible to have a defect and no symptoms at all. Next इसमें आते हैं कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स इंक्लूड है जैसे कि ट्रेकिकार्डिया। ट्रेकिकार्डिया आपको पता होगा कौन सी कंडीशन होती है जिसमें हार्ट रेट 100 से अधिक हो जाती है, उस कंडीशन को ट्रेकिकार्डिया बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है ऑडिमा। ऑडिमा कौन सी कंडीशन होती है जब किसी भी पर्टिकुलर पार्ट पे स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग क्यों आती है क्योंकि उसमें फ्लूइड क्या होता है स्टोर होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है। नेक्स्ट इसमें आता है आपका क्रेपिटेशन और ये कौन सी होती है, ये घरघराहट लाइक ब्रेक डाउन वाली वॉइस होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है आपका थर्ड हार्ट साउंड। थर्ड हार्ट साउंड क्या होता है जब हमारा जो इम्पल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो लो हो जाती है, एक वाइब्रेशन आपको शो होती है, सुनाई देती है जब आप स्टेथोस्कोप से इसको मेजर करते हो, सुनते हो। नेक्स्ट आता है हमारा हिपैटोमेगली। हिपैटो का मतलब होता है लीवर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है जो हमारे लीवर का साइज होता है वो नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है पल्स अल्ट्रेशन यानी कि जो पल्स का बैलेंस है वो क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाएगा और इसमें कोई ना कोई अल्ट्रेशन शो होगा। अब हम बात करेंगे जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम ड्रग यूज करते हैं, सारी की सारी ड्रग्स सेम है एज कंपेयर टू एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें फर्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नेम से डिफाइन हो रहा है जो कैल्शियम चैनल को क्या करेगी ब्लॉक करेगी और इंट्रेंस में नहीं आने देगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर जो क्या करता है ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है डायूरेटिक्स जो यूरिन को डाइल्यूट करेगा और यूरिन के एक्सक्रीशन को वॉल्यूम को बढ़ाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है एस इनिबिटर जो क्या करते हैं एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट नहीं होने देते हैं और ब्लड प्रेशर को क्या कर देंगे रिड्यूस कर देंगे। यानी कि इनका जो यूज करने का, इनका जो ट्रीटमेंट करने का तरीका है वो सेम है और आप इन ड्रग को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कौन सी कंडीशन होती है ये आपको पता होना चाहिए जिसमें जो
हमारा ब्लड है वो प्रॉपर फ्लो नहीं कर पाता है और जिन ऑर्गन्स को हमें न्यूट्रिशन और एनर्जी चाहिए होती है, ऑक्सीजन सप्लाई चाहिए होती है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती। नेक्स्ट इसमें है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। एंड सिंपैथेटिक इनिबिटर, जो क्या करेंगे, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को इनिबिट करेगा, जिसमें आते हैं अल्फा बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर, ठीक है, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर और सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक। तो ये तो आपको देखो याद ही करनी है, आप इनको एक ड्रग के लिए, दो ड्रग के लिए, जैसे भी हो आप इनको लिख के, ठीक है, किसी चार्ट पेपर पे मेंशन करके आप इनको याद कर सकते हैं। केमिस्ट्री में अभी जो क्लासिफिकेशन रहता है वो सेम रहता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है डोज, यानी कि हम एरिथ्रोस्क्लेरोसिस और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जो ड्रग यूज करते हैं उनकी डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो सोडियम सबसे पहले है हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। अब अगर आपने ध्यान से क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड होती है वो वैसोडाइलेटर होता है। कितना देना है, 25 mg पर ml देना है, 50 mg पर 2 ml वाइल देना है। सेकंड हमारा आता है लोसार्टन। लोसार्टन कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर होते हैं फर्स्ट, ठीक है, जिसमें हम टैबलेट यूज करते हैं 25 mg की, 50 mg की, 100 mg की, डिपेंड करता है डोज कैलकुलेशन पे। नेक्स्ट हमारा आता है वेरापेमिल। वेरापेमिल में भी हम टैबलेट यूज करते हैं 40 mg, 80 mg, 120 mg। तो ये क्या है, डोज कैलकुलेशन है स्पेसिफिक ड्रग का। नेक्स्ट क्लास में हम अपने चैप्टर 6 को कवर करेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए ब्लड की। अगर आपने नहीं पढ़ा है या आप भूल गए हैं क्योंकि 1 साल आपको हो चुका है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो हीमियोपोइसिस वाली जो प्रोसेस है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको हमारी वेबसाइट पे और हमारे आपके यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड। क्योंकि देखिए नॉर्मल फिजियोलॉजी आपको पता होगी तभी आप बेसिक और एबनॉर्मल कंडीशन समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता होना चाहिए कि ब्लड की नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या है और ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो किस टाइप से होता है, तभी आप इन पर्टिकुलर एजेंट्स के बारे में समझ पाएंगे। ठीक है, बाकी हमें सेम चीजें ही पढ़नी है, जैसे कि डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, डोज, इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हिमैटेनिक एजेंट, एंटीकोगुलेंट, एंटीप्लेटलेट और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर आपको पता होगा कि नॉर्मल कोगुलेशन यानी कि नॉर्मल कोगुलेशन टाइम कितना होता है, तभी आप एंटी कोगुलेशन के बारे में जान पाएंगे। अगर आपको पता होगा प्लेटलेट्स के बारे में, तभी आप एंटी प्लेटलेट्स एजेंट के बारे में जान पाएंगे। तो देखिए एबनॉर्मल चीज को पढ़ने से पहले आपको नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। इसीलिए आप क्या करें, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे ह्यूमन एनाटॉमी के चैप्टर में ब्लड का जो फॉर्मेशन है, ब्लड की जो फिजियोलॉजी है उसको सर्च करें, वहां पे देखिए यूट्यूब चैनल पे, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर की। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा और आपने लास्ट तक इसको कंटिन्यू किया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिस्पॉन्स हमारी साइड से मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।